पंखा बेटा ऑफ कर दीजिए। सेकंड लास्ट प्रोडक्ट हम लोग कल एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे, आज हम लोग एग्रीकल्चर खत्म करेंगे। उसमें तुम लोग कैसा यस सर अब बता भी देती है कहाँ गए। देखो क्या है फोन तो हमेशा मेरे ही पास रहता है, एक सेकंड भी किसी को नहीं होता। चलिए, तो हम लोगों ने कल टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उसमें एक पॉइंट हम लोगों का लास्ट बचा हुआ था, पोस्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें समझ लीजिए क्या होता है पोस्ट कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है एग्रीकल्चर को सबसिस्टेंस से चेंज करके, सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर का जरूरत। ठीक है, ठीक है, ये क्या हिट है, हिट से काम हो जाएगा और चाहिए होता है। हमको नहीं पता था, आप देख लीजिए। ठीक है ना, अर्पित इंटर्ड द वेटिंग रूम क्या? अच्छा नहीं आ रहा, निकल गया था। कोई बात नहीं। रास्ता में एक्सीडेंट पूछो तो क्लास थोड़ी ज्वाइन करेगा, गणपति मिल जाएगा। पोस्ट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर को सबसिस्टेंस से चेंज करके हम लोगों ने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, तो ये सबसिस्टेंस से चेंज होकर ट्रांसफर हो रहा था कमर्शियलाइजेशन में। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वैसे बनाए जाएं जो इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन एग्रीकल्चर को चेंज किया। उन्होंने बोला कि सबसिस्टेंस में हम एग्रीकल्चर को नहीं रहने देंगे और एग्रीकल्चर को किस चीज के लिए यूज करेंगे, बंद कर दो। ठीक है, एग्रीकल्चर को हम किस चीज के लिए यूज करेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर लैंड्स को हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए यूज करेंगे। और खास करके कौन सा कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, तो कॉमर्शियल प्रोडक्ट में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल प्रोडक्ट था वो था इंडिगो। ठीक है, इसके बारे में आप लोग सब लोग जान रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म में आप लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट दिए उन्होंने बोला कि आप वो कीजिए, इंडिया के फर्टाइल लैंड पे ग्रो कीजिए, वो था इंडिगो। इंडिगो ग्रो करने में इंडियन फार्मर्स को दिक्कत क्या थी कि भाई जिस लैंड पे एक बार इंडिगो ग्रो हो जाता था वो लैंड फर्टाइल नहीं रह पाता था, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी, वो सैलाइन हो जाता था। मतलब उसमें इंडिगो ग्रो करने में क्या होता था कि जमीन के अंदर नमक बहुत मात्रा में छूट जाता था इंडिगो प्लांट की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी उस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन किया, बोला कि नहीं भाई आपको इंडिगो क्या करना पड़ेगा, उगाना ही पड़ेगा। और इंडिगो के साथ में कुछ जगहों पे कॉटन, ठीक है, कॉटन और इंडिगो इंडिया में फोर्स किया गया एग्रीकल्चरिस्ट को कि आप क्या कीजिए, इसको कल्टीवेट कीजिए। ठीक है, तो बोलता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम द कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। मतलब अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप चीजों को यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट्स कल्टीवेट करेंगे जिसका मार्केट में वैल्यू है। और खास करके वैल्यू किनके लिए है, ब्रिटिशर्स के लिए वैल्यू था, वैसे प्रोडक्ट्स को उन्होंने बोला कि आप कल्टीवेट कीजिए। ठीक है, farmers were forced to shift to commercial crops like indigo in particular from the conventional subsistence crops like rice and wheat। मतलब उनके खाने के लिए या जीवन यापन के लिए जो क्रॉप्स जरूरी थे, राइस और व्हीट, उसको बोला गया कि आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इनको मत यूज, आप क्या कीजिए, इनको मत ग्रो कीजिए, बिकॉज इनसे ब्रिटिशर्स को कोई डायरेक्ट फायदा नहीं था। उन्होंने बोला कि भाई आप क्या ग्रो कीजिए, तो इंडिगो वाज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग और ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। ठीक है, डाइंग और ब्लीचिंग प्रोसेस में टेक्सटाइल में इंडिगो का यूज होता था, डाइंग मतलब कपड़े को रंगने के लिए, और ब्लीच करने के लिए आपने क्या यूज करते थे, वो लोग इंडिगो का यूज करते थे। उन्होंने बोला कि भाई आप क्या कीजिए, इंडिगो उगाइए, ताकि हमारे इंडस्ट्री में, जो ब्रिटेन में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें हम इस चीज को क्या कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। द फार्मर्स वर आइदर लर्ड और फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। फार्मर्स को फोर्स किया जाता है कि भाई तुम इंडिगो उगाने के लिए चाहे तो तुमको एडवांस में पेमेंट चाहिए, तुम एडवांस में पेमेंट ले लो। ठीक है, लेकिन अपनी जमीन पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या उगाओ, इंडिगो उगाओ। ठीक है, इट एक्सपोज द सबसिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। और इससे क्या हो गया भाई, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग में लोग थे उनको भी मार्केट की अनसर्टेनिटीज को क्या करना पड़ा, मार्केट की अनसर्टेनिटीज उनके पास में ज्यादा आ गई। बिकॉज अब क्या हो रहा था कि अगर वो एग्रीकल्चर करते, एग्रीकल्चर से राइस एंड व्हीट क्या करते बेटा, ग्रो करते, तो उनको कम से कम एटलीस्ट अपने सबसिस्टेंस के लिए क्या होता, दिक्कत नहीं थी। लेकिन इंडिगो का उनको कोई बहुत ज्यादा रेट नहीं मिल रहा था। ठीक है, ब्रिटिशर्स इंडिगो क्या करवाते थे, कल्टीवेट करवाते थे, और बहुत नॉमिनल रेट पे वो क्या
करते थे, फार्मर्स से उसको खरीद लेते थे, ठीक है। बोलते हैं while earlier they would grow grain for their family consumption, now they needed cash to buy it from the market। बोलते हैं कि जब अब आप अपने लैंड पे इंडिगो ग्रो करोगे तो खाने के लिए तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, व्हीट और राइस बाजार से खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या चाहिए होता, कैश चाहिए होता। बट दे वुड सेल्डम हैव कैश owing to their mounting indebtedness, ठीक है। अब भाई कैश उनके पास होता नहीं था, तो भाई क्या होता था, उसके लिए उनको क्या लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज लेने की वजह से वो कर्ज में दबते चले जा रहे थे। मतलब एक पूरा का पूरा साइक्लिकल इफेक्ट था जो कि किसके ऊपर होता चला जा रहा था, जो छोटे छोटे किसान थे उनके ऊपर होता चला जा रहा था। बोला कंसीक्वेंस क्या प्रभाव हो रहा था, परपीचुअल इंडेटनेस। परपीचुअल इंडेटनेस का मतलब होता है कि समय दर समय इंडेटनेस, कर्ज उनका क्या होता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। परपीचुअल इंडेटनेस ऑफ द फार्मर्स एंड परपीचुअल स्टैग्नेशन ऑफ फार्मिंग, और समय दर समय फार्मिंग का भी क्या हो रहा था, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है, फार्म बिल्कुल ही क्या होते चले जा रहे थे, किसान ना इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे कि किसी तरीके से कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है, किसी तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या करें, बढ़िया करें। नेक्स्ट क्या बात करता है, बोलता है ब्रीफली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब अपना काम कितने पॉइंट से चल जाएगा। इंडिपेंडेंस में ब्रीफ के टाइम पे ब्रीफली एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, और उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या फैक्टर्स थे। तो भाई साहब लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ लिया, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इसलिए थी बिकॉज सारा का सारा एग्रीकल्चर किस चीज के ऊपर वो था, बेस था। तो वो बेस था भाई साहब रेनफॉल के ऊपर। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बहुत ज्यादा सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स, छोटे छोटे लैंड के टुकड़े थे। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं। स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या दिक्कतें थी, गल्फ बिटवीन द ओनर एंड द टिलर ऑफ द सॉइल, ये पूरा पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये सारी दिक्कतों की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत तेजी से उस टाइम में ग्रो नहीं कर पा रहा था। वो स्टैग्नेंट था, बैकवर्ड था, और बिल्कुल ही एकदम सबसे लोएस्ट पोजीशन पे इंडिया में पड़ा हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट ये किस चीज की बात करता है, तो ये बात करता है प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर। प्री ब्रिटिश पीरियड मतलब कि जब एग्रीकल्चर उस समय का, जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तो इंडिया के पास कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा एग्रीकल्चर सिस्टम था, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन हाँ, किसान अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से क्या किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे। बोलता है बैकवर्ड stagnant and non-vibrant agriculture during the British Raj sharply contrasted with the pre-British period agriculture. Prior to the British Raj in India, rural India was described as a system of self-contained village communities. These village communities includes farmers and the functionaries. बोलता है कि जब ब्रिटिश राज नहीं था उस टाइम भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी थी, एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है। और ये भी था कि हमारे पास में विलेज कम्युनिटीज थी जिसमें दो तरह के लोग थे। पहले कौन से लोग थे, एक तो लोग थे जो फार्मर्स थे और दूसरे थे जो फंक्शनरीज थे। फंक्शनरीज मतलब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज के लिए जरूरी होता है उसको हम फंक्शनरीज बोलते हैं। देखिए बोलता क्या है, द फार्मर्स वर एंगेज्ड इन क्रॉप फार्मिंग और कैटल फार्मिंग व्हाइल द फंक्शनरीज वुड रेंडर essential services like that of blacksmiths, goldsmiths, washerman and shoemaker। मतलब फंक्शनरीज का मतलब वो हो गया कि सोसाइटी के वो बाकी हिस्से, ठीक है, जो और दूसरा काम करते थे, ठीक है। मतलब ये नहीं था कि हमारे पास इंडिया में ब्रिटिश राज से पहले सारा का सारा डोमिनेंस एग्रीकल्चर, मतलब सारा का सारा शिफ्ट जो था वो एग्रीकल्चर पे ही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे पास में और भी अदर सेक्टर्स में काम करने वाले लोग थे जो ब्रिटिश पीरियड में धीरे 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 क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। बोलते हैं देयर वर नो इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार्स बिटवीन द स्टेट एंड द फार्मर्स, ठीक है। प्री ब्रिटिश राज में कोई जमींदार वगैरह का कोई तरह की कोई चीज नहीं थी, कोई इंटरमीडियरी नहीं था, ठीक है। राजा जो था वो प्रजा से क्या लेता था, डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू। ऐसा नहीं था कि लैंड रेवेन्यू उस टाइम भी नहीं था, प्री ब्रिटिश राज में लैंड रेवेन्यू उस टाइम भी था, ठीक है। लेकिन राजा का डोमिनेंस था और राजा अपनी प्रजा से लैंड रेवेन्यू लेता था, लैंड रेवेन्यू लेता भी था और साथ के साथ में वो अपने प्रजा के डेवलपमेंट, किंगडम के डेवलपमेंट के लिए काम भी करता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन होता था, ठीक है। लोगों के पास, लोगों से सिर्फ रिसोर्सेज लिए नहीं जाते थे, उनको समय समय पर रिसोर्सेज दिए भी जाते थे, किसके द्वारा, राजा के द्वारा।
Prosperity and stability were the key characteristics of life in rural in India. Thus, the French traveler Bernier described Bengal in 17th century as richer than Egypt, producing amply for self-consumption and exporting in abundance. ठीक है, बोलता है कि ब्रिटिश राज से पहले इंडिया के पास में सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं थी। ऐसा नहीं कि हम बस इतना ही उपजा रहे हैं जितना हमें खाने की जरूरत है, या जितना हम उतना ही उपजा सकते हैं जितना हमारा पेट के लिए जरूरी है। हमारे पास में एक्सपोर्टिंग की भी फैसिलिटी थी, हम एक्सपोर्ट करते थे कब? ब्रिटिश राज से पहले। लेकिन जब ब्रिटिश राज आया तो धीरे धीरे एक्सप्लॉइटेशन की वजह से कल्टीवेशन क्या होता चला गया? कम होता चला गया, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ हम तब्दील हो गए, स्टैग्नेंसी हो गई, लो प्रोडक्टिविटी हो गई, और इन सब वजहों से एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट था वो बिल्कुल क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो यहां तक आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें थी। नेक्स्ट बातें जो हैं वो हम लोगों की किस चीज से रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड बातें हैं। इस पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देगी, पूरा का पूरा चैप्टर नेगेटिव एस्पेक्ट से भरा हुआ है। लास्ट में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पॉजिटिविटी दिखेगी उसमें उसके पीछे भी ब्रिटिश सरकार का अपना फायदा था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या दिक्कतें थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? समझिए, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी का मतलब होना, डी किसी शब्द के आगे लगता है, उसका क्या मतलब होता है? नेगेटिव। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि एकदम व्यवस्थित तौर पे इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा था ताकि ब्रिटिशर्स अपने प्रोडक्ट को इंडिया में क्या कर पाए? लॉन्च कर पाए, ठीक है, और बेच पाए। बोलता है सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इट इंप्लाइड टू थिंग्स। यहां दो चीजें थी। क्या क्या चीजें थी? तो प्री ब्रिटिश पीरियड में इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब था। ठीक है, धीरे धीरे ब्रिटिश राज के आते आते और ब्रिटिश टाइम में जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने इंडिया से ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, ड्यू टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी? कि भाई अगर यहाँ का कोई प्रोडक्ट, कोई आर्टिजियन प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बाहर बेचने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से सामान क्या हो जा रहा था? महंगा हो जाता था। दूसरा बोलता है ब्रीक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री ओइंग टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडिया के किसी व्यक्ति के पास में इतना ज्यादा कैपिटल नहीं था कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर पाए। ठीक है, और जब वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। क्या दिक्कतें आई? देखिए, बोलता है हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया एंजॉयड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ एक्सेलेंस एंड क्वालिटी। ठीक है, चीज अच्छी भी होती थी, क्वालिटी बहुत अच्छा होता था प्री ब्रिटिश पीरियड में, बट द ब्रिटिश राज कंट्रीब्यूटेड टू देयर डीके। इट वाज ओइंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल policies pursued by the British government. Following points may be included. बोलते हैं कि क्या किया उन्होंने? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लगाई, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी लीगल पॉलिसी भी लगाई, टैक्सेशन पॉलिसी भी लगाई, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी ऐसा बनाया कि भाई यहाँ की चीजें बाहर ना बिक पाए। क्या हुआ? सबसे पहले दो चीजें। पहली बात, टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। टैरिफ का मतलब होता है बेटा टैक्स पॉलिसी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है जहां दो डिफरेंट लोगों के बीच में या दो डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में, दो डिफरेंट सेक्टर के बीच में क्या किया जा रहा है? ठीक है, भेदभाव किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। क्या किया? द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइड विद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था, ब्रिटेन में उस टाइम क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कैपिटल रिवॉल्यूशन आया था, कैपिटल इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी और प्रोडक्शन बहुत तेजी से ब्रिटेन में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और उस प्रोडक्शन को खपाने के लिए ब्रिटेन अपनी कॉलोनियों को मार्केट बना रहा था। मतलब ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स ने जहां जहां कॉलोनियां बसा रखी थी वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ब्रिटेन में बनवाता था और अपनी कॉलोनियों में इंपोर्ट करके उसको क्या करता था? बेचता था। ठीक है, The Britishers found India as the best source of raw material. उन्होंने बोला कि भैया रॉ मटेरियल इंडिया से उठाएंगे
as well as the best market for the industrial product, और मार्केट में सामान बना करके उसको कहाँ बेचेंगे, इंडिया में बेचेंगे। इसके लिए उसने क्या किया, उसने टैरिफ पॉलिसी को डिस्क्रिमिनेटरी बना दिया। उसने बोला कि भाई टैरिफ पॉलिसी ऐसी कर दो कि इंडिया वाले लोगों का सामान ना तो बन पाए ना तो बिक पाए, और अपना सामान बने भी वहीं के रॉ मटेरियल से और बिके भी वहीं जाकर के, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होगा ब्रिटेन, वहां सामान वहां की इंडस्ट्री में बनने के लिए वो टैरिफ फ्री जाएगा। टैरिफ फ्री जाएगा तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट को रॉ मटेरियल क्या मिलेगा, इंडिया से सस्ता मिलेगा। फिनिश प्रोडक्ट जब वहां बन के आएगा, ठीक है, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया, और जो ब्रिटेन का जो फाइनल गुड्स बन करके इंडिया में आएगा वो भी टैरिफ फ्री रहेगा। रॉ मटेरियल भी टैक्स फ्री, जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो भी टैक्स फ्री। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट क्या हो गया, सस्ता। क्योंकि प्रोडक्ट महंगा किस चीज से होता है, टैक्स लगने की वजह से होता है। तो पहला तो ये फेवर उन्होंने टैक्स पॉलिसी का किसको दिया, अपने इंडस्ट्रियल पीपल को दिया, वहां के इंडस्ट्रीज में रहने वाले लोगों को दिया। बट एट द सेम टाइम हेवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, एक जगह आप टैक्स फ्री कर रहे हो, एक जगह आप हेवी ड्यूटी लगा रहे हो, तो जहां आप हेवी ड्यूटी लगा रहे हो वो वाला प्रोडक्ट बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी आपको डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी लिखने के लिए आएगा, आपको बस दो ही बातें उसके अंदर लिखनी है। क्या क्या बातें लिखनी है, पहला आपके आंसर में होना चाहिए कि भैया जो ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल जाता था या वहां से जो फिनिश गुड्स बन के आता था उस पे ना तो इधर से कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी थी ना तो उधर से कोई इंपोर्ट ड्यूटी थी, और इंडिया का जो प्रोडक्ट था, इंडियन आर्टिजन्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट था उसको बाहर एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा क्या देना पड़ता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी। दिस इज द टैरिफ, दिस इज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। कोई दिक्कत इसको समझने में आइए। As a consequence होना क्या था, इसका प्रभाव क्या पड़ना था, while the British products start gaining the Indian market, the Indian handicraft products starting losing their domestic as well as foreign market। क्योंकि obvious सी बात है ना, कोई भी जब कोई सामान खरीदता है तो सबसे पहले सामान में क्या देखता है कि क्या भाई मेरा यूज पूरा हो रहा है। पहली बात, अगर मेरा यूज पूरा हो रहा है और मुझे कम दाम में मिल रहा है तो क्यों उसी चीज को हम ज्यादा दाम में खरीदें जो उसी काम में आएगा जिस काम में वो वाला प्रोडक्ट एक साथ है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स अगर कोई सामान इंडिया में भेज रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं, अगर उससे हमारी नीड पूरी हो जा रही है और वो सामान अगर हमें सस्ता मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को छोड़ करके वही वाला प्रोडक्ट्स क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। जैसे क्या होता है आज के दिन हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट पे क्यों चले जाते हैं, क्या उसका इंडियन इक्विवेलेंट ब्रांड नहीं है क्या, है, ठीक है, लेकिन इंडियन इक्विवेलेंट ब्रांड क्या आता है, महंगा आता है, ठीक है। उस दिन हम हर्ष के दुकान पे गए, इसके पापा बोले ये इंडियन है ये चाइनीज है, ठीक है, बोले ये 150 रुपए का मिलेगा ये 230 रुपए का मिलेगा, ठीक है, दोनों पे 6 महीने की वारंटी, हम कौन सा लेंगे, लेके चले आज भी चल रहा है, जलाओ भाई जलाओ जलाओ पहले वाला सही से जला देख रहा है, जल रहा है, चाइनीज है वहाँ का खराब हो गया। तभी भी जल रहा है, हाँ हाँ वो चांद पे चला गया, ठीक है, अभी तक तो वो 150 पूरा में तो क्या ही खराब हो गया, एक लड़ी हाँ कोई दिक्कत, खाली एक तो लड़ी बचा है। मुझवा दे अब जब तक जल रहा है उसे जलाते हैं। आओ। तो एज अ कंसीक्वेंस तो क्या हो रहा है, जब आप प्रोडक्ट कंपेयर कर रहे हो तो इसमें किस इंडस्ट्री को दिक्कत हो रही है, अभी भी अगर हम मान के चले तो चाइनीज कंपटीशन से किस इंडस्ट्री को दिक्कत हो रही है, इंडियन इंडस्ट्री को दिक्कत हो रही है। वही काम उस टाइम हुआ, तो खैर अभी तो कोई डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी नहीं है, लेकिन उस टाइम अभी क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये दिक्कत है, आपको कम्पीट करना पड़ रहा है। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम आपके पास में डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी थी, जानबूझकर किस गुड्स को क्या किया गया था, प्लेस किया गया था इंडिया में, ब्रिटेन की गुड्स को इंडिया में प्लेस किया गया था, ठीक है। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या हुआ, डीके मतलब सड़ जाना, खत्म हो जाना, हैंडीक्राफ्ट तो पूरा मार्केट से क्या हो गया, खत्म ही हो गया। आई डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, दियो नहीं क्या कहता है, बोलता है प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में नहीं था उससे पहले इंडिया डिफरेंट किंगडम्स में बचा सर हुआ को दे दो, बचा सर हुआ पढ़ ले। वारंटी पेपर है, क्या देखिए हो गया बाबा, सर वारंटी पेपर है, किस रख लीजिए काम आएगा। ओके लगाना हाँ हाँ अरे दे पे नहीं मारना है, बॉडी पे मत मार दो, अच्छे मार लो।
सो करते रहो। अच्छी सी थी है। नहीं 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 देगा। एक बार मार ना पूरा कंप्लीट। हाँ मार अच्छा से। पीछे भी बढ़ा दो, आँख वाँख पे मत मार देना किसी के भाई, आराम से आराम से। पीछे भी बढ़ा दो। पीछे भी जिनको चाहिए भाई मार लो एक एक करके। अच्छा बांट से। बांट लो ठीक है। कम कर लो फिर नया आएगा। भाई एक बार कस के पुश कर लो ना, हो जाएगा बस अपना सब। हाँ विशेष तुमको नहीं छोड़ो उसको नहीं काटेगा मच्छर, कस्टमर। वो मच्छर काट लेगा। आई विशेष मच्छर को खा इतना जाएगा। डरते हो। हो गया ना? हो गया Yes, हो sir. गया सर, वारंटी सर। और हिट लगाते। नहीं सर, कल नया डिब्बा। चलो तो बोलते हैं प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया क्या था, बहुत सारे किंगडम्स में बटा हुआ था, ठीक है। उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बोला गया, कहीं नवाब, कहीं राजा, कहीं प्रिंस, कहीं कुछ भी, जो भी नाम थे अलग अलग। मतलब बात यही थी कि सब जगह अलग अलग क्या थे, प्रिंसेस थे, अलग अलग राजा था, अलग अलग किंगडम था। तो बोलते हैं they used to patronize the handicraft because of which the Indian handicraft industry had acquired international reputation। बोलता है ये जो राजा थे और ये जो किंगडम वाला पोजीशन था इंडिया के अंदर, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को बहुत पैट्रोनाइज किया। पैट्रोनाइज का मतलब होता है बहुत बढ़ावा देना, ठीक है, उनके महत्व को बहुत बढ़ाया। और यही वजह था कि इंडियन आर्टिजन्स को एक बहुत अच्छा पोजीशन मिला हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है। उनकी कला की बहुत ज्यादा ही क्या करते वैल्यू होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे, ये किंगडम जो था, धीरे 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 इनका औचित्य इनका खत्म हो गया बिल्कुल भी। और इनके खत्म होने के साथ साथ में हुआ क्या कि जितने ये आर्टिजन्स थे जिनको इन लोगों ने वैल्यू दे रखी थी डिफरेंट किंगडम्स में राजाओं ने, उन सब के जाने के साथ साथ इन आर्टिजन्स की भी वैल्यू धीरे 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 क्या हो गई, खत्म हो गई। बोलते हैं द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल implied the end of princely courts। धीरे 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 सारे के सारे राजा खत्म हुए। Consequently the handicraft started decaying। और उन राजाओं के जाने के साथ साथ में ये कलाकार लोग, जितने कलाकार लोग थे, जो लोग भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे, धीरे धीरे सबका पोजीशन क्या हो गया, खत्म हो गया। बोलते हैं कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। बहुत इजी पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है भाई। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, वहां कैपिटल इंडस्ट्री लगी हुई थी, वहां पे मशीन्स लगे हुए थे, वहां पे मल्टीपल आवर्स में मल्टीपल प्रोडक्शन हो रहा था। उस प्रोडक्शन को कंपीट कर पाना इंडिया में हैंडमेड गुड्स के साथ में पॉसिबल नहीं था, और इसी वजह से वो कंपटीशन हम लोग मशीन मेड गुड्स के साथ में नहीं कर पाए। तो हमारे पास में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे इंडिया के अंदर, और वहां ब्रिटेन में क्या हो रहा था, मशीन से प्रोडक्ट बन रहे थे, तो they out excelled the Indian handicraft। out excel का मतलब समझते हो? out excel का क्या मतलब होता है? पीछे छोड़ दिया। पीछे। ठीक है, आउट एक्सेल का मतलब होता है कि वो चीज इंडियन प्रोडक्ट को उसने दबा दिया, और वो मशीन जो प्रोडक्ट था, मशीन मेड प्रोडक्ट्स वो क्या हो गए, ज्यादा पॉपुलर हो गए। दैट्स कॉल्ड आउट एक्सेल, ठीक है। कंपटीशन फोर्स द इंडियन क्राफ्ट्समैन टू शट डाउन देयर एंटरप्राइज। और इस कंपटीशन को इंडियन क्राफ्ट्समैन, इंडियन कलाकार नहीं झेल पाए, और धीरे 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 उनके एंटरप्राइजेस क्या हो गए, बंद हो गया। ठीक है। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, लोगों को भी नए तरह की चीजों का क्या हो गया था, पता चल गया था। लोगों को समझ आ गई थी कि चीजें कैसी होने लगी हैं, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन चीजें मार्केट में आ गई थी, और अब लोगों को वो पुराने टेक्नोलॉजी, पुराने तरीके से बनी हुई चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, और इंडियन प्रोडक्ट्स का डिमांड धीरे 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 क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, owing to the impact of British culture, a new class emerged in India which was keen to adopt the Western lifestyle। बोलते हैं धीरे 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 पश्चिमी सभ्यता इंडिया के ऊपर क्या होने लगी थी, हावी होने लगी थी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्रिटेन वाले लोगों के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे और उनके तरफ प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे थे। तो इंडिया में डिमांड का पैटर्न इंडिपेंडेंस के टाइम बिल्कुल ही क्या हो चुका था, बदल चुका था, और इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों के प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में नहीं रह गई थी। क्लियर है यहाँ तक बात? बोलता है दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो इंडिया का भी डिमांड का पैटर्न जो था सो बदल गया था। वो ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स को इंडिया के लोग भी अब ज्यादा क्या करने लगे थे, मांगने लगे थे, ठीक है। वहां की तरह का कपड़ा, वहां के तरह के रहन सहन का इक्विपमेंट, वहां के तरह के लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स को इंडियन लोग भी डिमांड करने लगे थे। जिस वजह से पैटर्न बदल रहा था, और वो चीजें यहाँ बन ही नहीं रही थी, वो सारी चीजें कहाँ बन रही थी, ब्रिटेन में बन रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री डाउनग्रेड हो रही थी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, बोलता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे साइज ऑफ द मार्केट फॉर
low cost British product tended to expand while it start shrinking for the high cost Indian product. रेलवे के आ जाने की वजह से ब्रिटेन का कोने इंडिया में हर कोने तक पहुंचना क्या हो गया, आसान हो गया। और जितना ज्यादा अपना डेवलपमेंट होता गया रेलवे का इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट कराया रेलवे का, उतना मार्केट उसके करीब आ गया। और मार्केट करीब आया तो उतना ज्यादा उसने प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट मार्केट में डालना शुरू किया। और धीरे 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 इस वजह से इंडियन ओन प्रोडक्ट मार्केट से क्या होने लगा, आउट होने लगा। दिस hastened or quickened the process of decay of the Indian handicraft। जिस ठीक है मार्केट में दूर दूर तक के मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट अवेलेबल होने लगा और इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड धीरे 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 क्या होने लगा, खत्म हो गया। अच्छा केवी में जो ह्यूमैनिटीज लिए थे, हाँ बताइए। 10 बजे बोले। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बताइए। कल से आप ऐसा कीजिए बेटा, मंडे से आइए। कब है पेपर? अच्छा अच्छा ठीक है 8 तारीख को पेपर है आप लोगों का। तो हम आपको टाइम बताते हैं, आप एक बार मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको कल से टाइम हम कोई बात आपको टाइम बताते हैं कौन सा टाइम है। हाँ आप सिर्फ मैसेज कर दीजिए हमको व्हाट्सएप नंबर, ठीक है हम इसी नंबर। Briefly, the British government converted the Indian economy into a colonial market for the British industrial goods। सेम वही बात लिखी हुई है, फिर से पैराग्राफ लिखा हुआ है। बोलता है कि भाई ब्रिटेन ने इंडियन इकोनॉमी को एक मार्केट की तरह, कॉलोनियल मार्केट में तब्दील कर दिया। यहाँ से रिसोर्सेज उठाओ, यहाँ सामान बेचो। अगले पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई है। पहला सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा लिखा हुआ है डेस्टिनेशन ऑफ डिमांड। डेस्टिनेशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि यहाँ पे आकर के सामान क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। ठीक है, बोलता है ब्लीक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। बोलता है कि ग्रोथ, ब्रिटिश राज में इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हुआ, तो बहुत कम ऐसा ग्रोथ हुआ, बहुत मतलब कि छिटपुट चीजें इंडिया में देखने को मिली जिसको हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ कह सकते हैं। ठीक है, बोलता है ब्रिटिश राज के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्री सॉ ओनली अ ब्लीक ग्रोथ, इट वाज ओनली इन सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का मतलब ईयर कौन सा चल रहा है? 1800 समथिंग, 1800 समथिंग से लेकर के 1900 तक। ठीक है, वो कौन सा सेंचुरी होगा? 19th सेंचुरी होगा। और उसका सेकंड हाफ का बात करता है, 1850। ठीक है, मतलब 1850 के बाद का बात है। ठीक है, बोलता है some industry observations, some industry were established by the private entrepreneurs। और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के अंदर बस एक ही इंडस्ट्री आती है, सम तो बहुत कम ही है। ठीक है, एक सिर्फ इंडस्ट्री है जिसका बहुत बड़ा नाम है, वो है टाटा। ठीक है, तो एक ये चीज है कि भाई एक इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील सेक्टर में डेवलप हुई, ले लीजिए। ठीक है, जो कि कौन सी कंपनी थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो फाउंडेड हुई थी कब? 1907 के अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ और इंडस्ट्री आई, शुगर सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, पेपर इंडस्ट्रीज। तो कुछ एक इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो इंडिया में डेवलप हुई एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते डेवलपमेंट हुआ, वो भी छिटपुट। ब्लीक का मतलब क्या होता है? बहुत कम, बहुत ही कम मात्रा में। These were established in the wake of worldwide scarcity of industrial goods because of World War
फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, बोलता है ये जो इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ इंडिया में ये क्यों हो पाया, बिकॉज ब्रिटेन जो है ना वो इंडियन मार्केट में सामान नहीं पहुंचा पा रहा। क्यों नहीं पहुंचा पा रहा था, बिकॉज वर्ल्ड वॉर चालू होने वाला था, वर्ल्ड वॉर की वजह से सिचुएशन बहुत अजीब हो रखा था और इंडस्ट्रियल आउटपुट इतना नहीं हो पा रहा था ब्रिटेन के पास कि वो कॉलोनियल मार्केट को क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए। तो इस वजह से जब स्कार्सिटी हुई तब जाकर के जो बहुत बड़े कैपिटलिस्ट लोग थे इंडिया में उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, थोड़े से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाया, जो कि बिल्कुल ब्लीक था, नोशनल था, बहुत कम था। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में होने लगा। बोलते हैं स्टेट पार्टिसिपेशन, the state participation in the process of modern industrialization was limited। स्टेट का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन जो था ना वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था, जीरो था, नेग्लिजिबल था। बोलते हैं इट वाज कन्फाइंड टू सच स्ट्रेटेजिक एरियाज लाइक रेलवे एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन। भाई ब्रिटिशर्स को जिस चीज की जरूरत थी उसी चीज में वो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर रहे थे, और ऐसे भी ये रेलवे और मींस ऑफ कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट को हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर 100% नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहा जा सकता है मोर और लेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बोलते हैं देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कोई मशीन बनाने की इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस गुड्स लाइक मशीन एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ऐसा कुछ भी इंडिया में नहीं था। अगर कोई सोच भी ले कि भाई मुझे कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो मशीन्स उसको कहां से मंगवानी पड़ती, बाहर से, ब्रिटेन से मंगानी पड़ती या किसी और दूसरी कंट्री, फ्रांस से मंगानी पड़ती है, कहीं और से मंगानी पड़ती। इसीलिए जल्दी कोई सोचता भी नहीं था कि हम लोग इंडस्ट्री क्या करेंगे, चालू करेंगे। ब्रीफली अब वो ब्रीफ में यही सारी बातों को फिर से इसने एक्सप्लेन किया है कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम में कैसा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो ऊपर समझाए हैं उसी को इसने यहाँ पे क्या कर लिया है, ब्रीफ में एक बार समझा दिया है। आप एक बार चारों पॉइंट देख लीजिए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मॉडर्न इंडस्ट्री बहुत स्लो थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे पास थी ही नहीं थी, ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया और हमारे को सिर्फ ये समझा गया कि ये एक मार्केट है जहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होगा, बिकेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी मोर और लेस। यहाँ पे से कितनी बातें निकली हमारे लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात निकली कि भाई डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी था। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी की वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी रुइन हो गई थी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल रुइन हो गया था, इंडिया एक कॉलोनियल मार्केट हो गया था, जो रॉ मटेरियल इंडिया में प्रोड्यूस करवाया जाता था और फिनिश गुड्स को जबरदस्ती इंडिया में बेचा जाता था। ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। लास्ट में जाकर के वर्ल्ड वॉर से थोड़ा पहले और वर्ल्ड वॉर के थोड़े बाद, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ जो ऑलमोस्ट क्या था, नेग्लिजिबल था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। तो भाई जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी खराब है आपकी तो फॉरेन ट्रेड का भी हालत आपका क्या होगा, खराब होगा, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज और इंडियन प्रोडक्ट्स को क्या विशेष नींद आ रही है, नींद तो आ ही रही है, खैर तुम बैठ भी गए हो गजब जगह। ठीक है, वहाँ पीछे दीवार है, किसी को भी नींद आ जाए, और इंडियन इकोनॉमिक्स के लेक्चर। ठीक, उसके बाद बीएसटी है उसके बाद सर अच्छा, तुमको ये सोच के नींद आ रही है कि इसके बाद बीएसटी भी झेलना है, सोच के। हाँ क्या, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल्स। अब भाई जहां इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतनी बेकार है, फॉरेन ट्रेड का भी क्या हाल होगा जब इंडस्ट्रीज बेकार है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही नहीं होने दिया जा रहा, इंडिया के प्रोडक्ट को बिकने ही नहीं दिया जा रहा, एक्सपोर्ट पे आप टैरिफ लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन ट्रेड बिल्कुल भी इंडिया का क्या रहा होगा, चौपट रहा होगा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बोलते हैं इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय में इंडिया का फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा था। इंडिया से क्या चीजें जाती थी बाहर वर्ल्ड में, तो पहला कॉटन, दूसरा हैंडीक्राफ्ट, तीसरा स्पाइसेस। ये तीन चार चीजें ऐसी थी जो इंडिया से बहुत आयात में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती थी, ट्रेड की जाती थी। कहाँ जाती थी, मिडिल ईस्ट जाती थी, साउथ अफ्रीका जाती थी, यूएस मतलब कि आपको नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स जाती थी, इन सब जगहों पे जाती थी। ठीक है, और नेबरिंग कंट्रीज में तो जाती ही जाती थी। द रोमन्स यूज्ड टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है, बुलियन, बुलियन, बुलियन बिलियन होगा सर, गलत लिख दिया।
सर सिंक टाइप का होता है, मतलब बुलियन का देखे थे, बुलियन याद आप लोग जान ही याद नहीं रहे हैं, याद ठीक है, हवा कर दिया सर जाता है। देखे थे, याद हाँ पढ़े पढ़े हैं, थे। फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ा है आपको बुलियन। सर वो मतलब बोलिए मास्टर साहब। करेंसी टाइप का क्या नहीं बाबा सर, जी? सर मार्केट डाउन होता है तो उसको कुछ बोलते बियर हैं और वो तो बियर और बुलिश होता है। हाँ मतलब बहुत बहुत करीब पहुंच गए थे तुम। बुलिश, बुल बुलियन बिलियन सर पूरे वर्ल्ड का एक पूरे वर्ल्ड का ये नींव जैसे सेंटर। कितना ऑप्टिमिस्टिक बैल है भाई साहब, पता है कि हम एकदम जीरो पर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम छोड़ा ही नहीं सर, आपने। छोड़ने का काम उम्मीद नहीं है सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। हाँ वही सोने की चीजें तो बुलियन बताओ ना, बुलियन का मतलब क्या तो होता वही है? तो सर, सोने की चिड़िया क्या अब सारा चीज हम ही लोग बताए सर। सर बताइए, सब हम ही लोग बताएंगे, आप ही तो सोने की बिस्किट को बुलियन बोलते हैं, ठीक है, और देख गूगल कर लियो, ठीक है। तो बुलियन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बुलियन का मतलब है कि भारत सोने की चिड़िया के बराबर था, उसके पास में इतना प्रोडक्ट था बीच में फॉरेन बेसिन ट्रेड सा करने है। के लिए। आप बोले वो बिस्किट है। तो सोना सोना है, इतना शब्दार्थ पकड़ोगे ना, एक तो इंडियन इकोनॉमिक्स है, उस पे भी तुम लगे शब्द पकड़ने, क्या ठीक है, माइक्रो थोड़ी चल रहा है, पढ़ाते थे। ठीक है। तो मतलब हद हो जाए, बच्चा तो मर ही जाए फिर तो यार। शब्दों को, भावनाओं को समझो, ठीक है, उसके बाद बस लिखना ही तो है, करना ही लिखा तो जाएगा। तुम लिख देना, आप वही लिख देना, सोने की चीजें हिंदी में लिख देना, क्या आगे चलता। तो बोलता है the Romans used to call India the seat of world bullion, but the British rule in India brought an end to it. सेम वही सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बातें आई थी। क्या बात आएगी? पहली बात यहाँ पे आएगी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी की वजह से क्या हो जाना, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी की वजह से इंडियन गुड्स का मार्केट में एक्सपोर्ट कम किया जाना, और इसके वजह से फॉरेन ट्रेड का क्या हो जाना, बढ़ जाना है, कम हो जाना, कम हो जाना। देखिए बोलता है हमारे पास में इंडिया वाज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स सच एज फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क। आइवरी वर्क का मतलब समझते हैं? आइवरी किस चीज को बोलते हैं? आइवरी एंड प्रीशियस सब्सटेंस। आइवरी, आइवरी बेटा हाथी के दांत को बोलते हैं, ठीक है, हाथी दांत से बहुत सारे वो बनते हैं, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बनते थे पहले, अभी भी बनते हैं, बहुत महंगे। खैर अब तो हाथी का कहते हैं पोचिंग ही इलीगल हो गया है, ठीक है, लेकिन पहले जब वो इलीगल नहीं हुआ करता था तो हाथी दांत के बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे वो छोटे छोटे इतन से, उसको क्या बोलते हैं, नहीं ऑर्नामेंट्स नहीं बेटा, जैसे घर में सजाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, एंटिक्स। एंटिक्स आप कह सकते हैं, वो सारी चीजें क्या किए जाते अरे थे, नहीं हो बनाए रहा है, जाते थे। कनेक्टिंग हो रहा है। क्या हो गया बेटा? नहीं सर, क्लास चेहरा खत्म। देख के डर गया था जो। वो बदल ही नहीं रहा है। हम क्या क्या क्लास फिर से स्टार्ट? सर कनेक्टिंग आ रहा है बस। अभी राज होगा, अकेला होगा। दिख रहा है तब तक रुक जाइए। अरे कोई ज्वाइन थोड़ी हुआ है भाई मेरे। भाई वेट ही नहीं हुआ। यूट्यूब पे जाएगा। कोई एडमिट नहीं होगा। नहीं अभी सर सर रीस्टार्ट हो गया। नहीं इससे पहले कोई एडमिट था? नहीं हो रहा है सर, कनेक्टिंग आ रहा है। हाँ तो क्या वही टाइम लगता है। स्माइल करो अच्छे से। अरे कोई एंगल बना रही है। किधर से बदलता है? वो आ ही नहीं रहा है। ऑप्शन ही नहीं आ रहा। छोड़ो छोड़ो। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना? Yes. रिकॉर्ड। हाँ सर, फेस रिकॉर्ड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। या ये ज्वाइन हो गया हम लोग होस्ट करने की जगह। होस्ट नहीं है सर हम लोग। हम लोग host नहीं एंकर हैं। हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ रुकिए। जल्दी जल्दी जल्दी। कितना अच्छा तो प्लान है। चलो ना इसको जल्दी जल्दी उड़ा देते हैं। यस सर, जल्दी। कनेक्टिंग ही हो रहा है। छोड़िए सर, बंद करके रखिए हटेगी। सर घूम गया सर वो। ठीक है, तो बोल रहा था कि इंडिया में प्री ब्रिटिश टाइम में जब ब्रिटिश राज नहीं आया था, इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था। स्टेट ऑफ
इंडियन फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया के फॉरेन ट्रेड की क्या हालत रही, इसके बारे में ये बात करता है। बोलता है पहला पॉइंट, नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स, नेट एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। इसको ना मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखने वाले में बातों को चेंज किया है इसलिए और कुछ नहीं किया। बोलता है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? रॉ मटेरियल। इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के टाइम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर था और फिनिश्ड गुड्स का क्या था? इंपोर्टर था। ये बातें पिछले इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी चली आ रही थी, सेम बात यहाँ आगे आती है। ठीक है, बोलता था कि इंडिया से रॉ सिल्क